हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल JGD लर्निंग पॉइंट में। अप्रैल में आपके बोर्ड एग्ज़ाम हैं, तो आप सभी बेहतर तैयारी के प्रयास में लगे होंगे। तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, जो कि सभी को बहुत हार्ड लगता है, तो इसके लिए मैं रिवीजन नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं एंड तक, जैसा कि अभी पार्ट 1 आपको मिल रहा है और सेकेंड पार्ट में भी मिलेंगे, तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो गाइज, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो जैसा कि आपको जानकारी होगी, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि द्रव्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, लेकिन अगर इसी जगह पर हम बात करें गैस की, तो उनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, डिफिनिट नहीं होता है। और अगर लिक्विड की बात करें तो इनका वॉल्यूम डेफिनिट होता है, आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसी का शेप फॉर्म कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स रहता है। तो यहाँ पर अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हैं इसके पहले की वीडियो में। 9th क्लास में सॉलिड लिक्विड गैस को डिफाइन किया गया अच्छी तरह से, लेकिन आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या रहेगी ठोस अवस्था की। हालांकि गैस अवस्था जो कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, और लिक्विड स्टेट जो कि फिजिक्स का पोर्शन होता है, लेकिन उसका कुछ पार्ट आप विलियन में पढ़ चुके होंगे। तो देखते हैं कि ठोस अवस्था की डेफिनेशन क्या है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें घटक कणों के मध्य अंतरा अणुक आकर्षण बल कैसा होता है? आकर्षण बल प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है, जिससे इनका आयतन और आकार निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। और आप ध्यान देंगे कि ठोस पदार्थ कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं, और इनके मध्य अंतरा अणुक रिक्त स्थान, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल देख लेंगे, लोहा, प्लास्टिक, कांच, रबर, सोडियम क्लोराइड, हीरा आदि बहुत सारे हैं। अभी आगे इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। और ये नोट्स जो है रिवीजन के बेसिस पर बनाए गए हैं, लेकिन इससे 100% गारंटी लेते हैं हम कि जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आप इसे पढ़ लेंगे तो वो सब क्लियर हो जाएंगे आपके। इसके बाद क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड, जिसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पर 2 पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे। पहला है इनमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, और एक पॉइंट अभी कहीं पर आपको लिखा मिलेगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैशिक होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक। एग्जाम्पल देख लेंगे, कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, सिल्वर, कापर, आयरन, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, हीरा, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट आदि। इसके बाद में अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, और इसमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पर दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर हमने आपको एक पॉइंट अलग से बताया कि क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है और ये विषम दैशिक होते हैं। यहाँ पर लघु परास व्यवस्था पाई जाती है और ये होते हैं समदैशिक। तो यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल दिए गए हैं, कांच, रबर, प्लास्टिक, एडी। और यहाँ पर देख लेते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों में बहने मीन्स फ्लो, प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण इन्हें अतिशीतित द्रव कहा जाता है। क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। तो आपने देखा होगा पुरानी इमारतें जो बनी होती हैं, बिल्डिंग्स, उसमें जो खिड़कियां होती हैं, विंडो, उसमें अगर कांच की विंडो लगी होती है तो उसमें जो ग्लास फिट होता है उसकी ऊपरी की जो सतह होती है वो पतली हो जाती है, और जो निचली सतह होती है वो मोटी हो जाती है। तो इसमें बहुत स्लो मोशन से फ्लो का प्रॉपर्टी होता है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव भी माना जाता है। यहाँ पर पॉइंट आपको दिए जा चुके हैं। क्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? विषम दैशिक, और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ठीक, तो क्रिस्टलीय ठोस
जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस जिसको बोलते हैं, और दूसरा पढ़ेंगे अभी आयनिक सॉलिड जिसको बोलते हैं आयनिक ठोस, तीसरा मेटालिक सॉलिड जिसको बोलते हैं धात्विक ठोस, और नेक्स्ट पढ़ेंगे कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्रिस्टलीय ठोस का जो फर्स्ट टाइप है आणविक ठोस, इसमें घटक कण अणु होते हैं और ये वांडर वाल बंध से जुड़े होते हैं और ये विद्युत रोधी मतलब कुचालक होते हैं। आणविक ठोस जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन बंधित, ये आणविक ठोस के प्रकार हैं। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे जहाँ से पोलैरिटी क्रिएट हो, HCl, HBr सॉलिड के फॉर्म में, SO2 और एक SO3 भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट अध्रुवीय, जहाँ पर ध्रुवता उत्पन्न ना हो, पोलैरिटी जनरेट ना हो, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो या बहुत कम हो। यहाँ पर देख लेंगे H2S सॉलिड के फॉर्म में, आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको कमर्शियल फॉर्म में पायरीन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन, आयोडीन, ये सब सॉलिड के फॉर्म में किसके अंतर्गत आएंगे? अध्रुवीय आणविक ठोस में। हाइड्रोजन बंधित, जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर हाइड्रोजन FON फोन इनसे जुड़ा है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर बनता है। एग्जाम्पल इसके देखेंगे HF, H2O, सॉलिड आइस मीन्स ठोस बर्फ। और ज़रूर आप ध्यान रखेंगे एक चीज़ और, जो सॉलिड CO2 होता है, ठीक है ना, सॉलिड CO2, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो सॉलिड CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। यहाँ पर आइस पूछा जाए तो H2O यहाँ पर जो कि आएगा हाइड्रोजन बंधित में NH3 etc। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जो कि दूसरा कौन सा है? आयनिक ठोस। इसमें घटक कण आयन होते हैं जो एक दूसरे से प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड रहते हैं, जिसको कोलम्बिक फोर्स या कोलम्बिक बॉन्ड भी बोला जाता है। और ज़रूर ध्यान रखेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन में ये सुचालक होते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये भी कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत रोधी मीन्स कुचालक होते हैं। एग्जाम्पल आयनिक ठोस के NaCl, KCl, MgO, CaO, ZnS, CaF2, NaNO3, ये सब आयनिक ठोस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड पार्ट धात्विक ठोस जिसको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। तो इसमें घटक कण होंगे धातु परमाणु जो एक दूसरे से धात्विक बंध से जुड़े होंगे। ठोस अवस्था या गलित अवस्था में ये कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे आणविक ठोस में घटक कण अणु होते हैं और जो एक दूसरे से वान डेर वाल बंध से जुड़े होते हैं। ये 3 प्रकार के ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन बंधित। आयनिक ठोस में घटक कण आयन होते हैं जो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद में थर्ड पार्ट है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस को मेटालिक सॉलिड बोलते हैं जिसमें घटक कण धातु परमाणु होते हैं ना, ध्यान रखेंगे आप इसको। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो कि होगा सहसंयोजी या फिर नेटवर्क सॉलिड। नेक्स्ट पेज नंबर 3, सहसंयोजक या नेटवर्क सॉलिड जिसको जालक ठोस भी बोलते हैं। तो इसमें घटक कण परमाणु होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। और इसमें ये आपको ध्यान रखना है एक दूसरे से सहसंयोजक ठोस है तो सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। और ये सभी कैसे होते हैं? विद्युत कुचालक होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। एक्सेप्शन में आप ध्यान रखेंगे ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक होता है। क्या रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। सहसंयोजी ठोस के एग्जाम्पल में आप देखेंगे क्वार्ट्ज जिसको बोलते हैं SiO2 सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड, सी हीरा, सी ग्रेफाइट। ये दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पर रूप पढ़ा होगा, कार्बन के यहाँ पर रूप, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, एल्यूमिनियम नाइट्राइड और BN बोरॉन नाइट्राइड जिसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट मीन्स अकार्बनिक ग्रेफाइट भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे BN को। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है चैप्टर की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्रिस्टल जालक किसे बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस क्या होता है?
तो आप यहाँ पर कुछ लाइन देख लेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण कौन कौन से होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अणु, परमाणु या आयन, एक नियमित तथा पुनरावृत्त रिपीटेड ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको एक जालक दिखाया गया है 3D स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल जालक क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है? क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था, अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक। इसको और भी त्रिविम जालक कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बताया गया है कि जो जालक होते हैं, लैटिस होते हैं, वो 1 डायमेंशनल भी होते हैं, 2 डायमेंशनल भी होते हैं और 3 डायमेंशनल भी होते हैं। 1 डायमेंशनल जो एक ही दिशा में हो, ठीक, यहाँ पर केवल लेंथ में है, यहाँ पर देखिए लंबाई में भी है और इसमें कुछ ऊंचाई भी है, यहाँ पर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें 3D स्ट्रक्चर। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है, ठीक। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है, एकक कोशिका या इकाई सेल। तो डेफिनेशन देखेंगे जैसा कि अभी आपको पीछे दिखाया गया है, एक पूरा क्रिस्टल जालक दिखाया गया था और उसमें की जो एक यूनिट होगी, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं? एकक कोशिका या इकाई सेल बोलते हैं। किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से रिपीट होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो इकाई को सेल होता है, एकक कोशिका होती है, उसके 6 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर हेडिंग लिखी है एकक कोशिका के प्राचल मीन्स पैरामीटर्स। तो एकक कोशिका के 6 पैरामीटर्स होते हैं, ABC जो अक्षीय लंबाई, कोरों की विमाएँ होती हैं और अल्फा बीटा गामा अक्षीय कोण, कोरों के मध्य बने कोण को अल्फा बीटा और गामा ये एंगल्स को डिसाइड करते हैं और A, B और C कोर लंबाई के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसके बाद देखेंगे आप कि जो एकक कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। तो एकक कोशिका जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक को बोला जाता है सरल एकक कोशिका, 2 नाम और दिए गए हैं, और दूसरा केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका, अच्छा सिंपल, इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। और केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? अंतः केंद्रित बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, अंत केंद्रित इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ते हैं। सरल एकक कोशिका क्या होती है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एक जो यूनिट सेल ली गई है, अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट हों तो उसको बोलते हैं सरल एकक कोशिका। तो यहाँ पर डेफिनेशन से एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें अवयवी कण केवल कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है केंद्रित एकक कोशिका, मीन्स इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं। अन्य स्थान मतलब कोने पर भी रहेंगे लेकिन और किस जगह पर उपस्थित होंगे, तो उसके बेसिस पर ये 3 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। एक BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, मीन्स इसमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण एकक कोशिका के अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होता है। तो सभी कॉर्नर पर हैं और एक सेंटर पर है, ठीक है ना। तो वो किस तरह का हो जाएगा? BCC। इसके बाद में देखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो यहाँ पर देख लेंगे क्या बताया जाएगा कि सभी कोनों पर भी होंगे और उसके साथ साथ सभी फलक के केंद्र पर होंगे। इसमें अवयवी कण एकक कोशिका के सभी कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप। और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको बोलते हैं अंत केंद्रित एकक कोशिका, सभी कॉर्नर पर होंगे लेकिन 2 फलक पर होंगे जो एक दूसरे के विपरीत होंगे, आमने सामने। इसमें अवयवी कण एकक कोशिका के सभी कोनों के साथ साथ 2 विपरीत फलक के केंद्रों पर उपस्थित होते हैं। तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है जिसमें आप पढ़ेंगे क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल सिस्टम। तो आप ध्यान रखेंगे कि क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप्स के होते हैं। अभी आपको पढ़ाया जाएगा ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस जालक, वो 14 प्रकार के होते हैं।
ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, नीट, आईआईटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में आए हुए हैं। तो क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल निकाय निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं, जिसका मैंने ट्रिक लिख रखा है, बहुत बढ़िया, आप भूलेंगे नहीं यहाँ से। मौत ही तेरा कुछ कर सकती है, हालांकि मौत किसी का कुछ नहीं करती है, देख लेंगे आप, शॉर्ट ट्रिक है बस केवल। मौत से MOT लिख दिया गया है, ही से HE लिख दिया गया है, तेरा से TE और RH लिख दिया गया है, कुछ मतलब CU लिख दिया गया है। तब इनका अब शॉर्ट कोड का फुल फॉर्म देख लेंगे। M से मोनोक्लिनिक, O से ऑर्थोराम्बिक, T से ट्राई क्लिनिक। आपको कन्फ्यूजन ना हो कि T से ट्राई क्लिनिक लिखना है कि टेट्रागोनल लिखना है या फिर ट्राइगोनल लिखना है, तो हम डिटेल में आपको बता दें कि तीसरे नंबर के लिए आप ट्राई वर्ड यूज करते हैं, तो ये ट्राई होगा T से, इतना तो क्लियर हो गया कि T से यहाँ पर क्या होगा, ट्राई होगा। लेकिन मोनो क्लिनिक है तो क्लिनिक वाले यहाँ पर हम पास में लिख लेंगे, ये तीसरा जो है ट्राई क्लिनिक होगा, ध्यान रखेंगे आप, ना ये टेट्रागोनल है और ना ट्राइगोनल है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। HE से हेक्सागोनल, TE से टेट्रागोनल, RH से राम्बोहेड्रल, CU से क्यूबिक, ध्यान रखेंगे ना, ये 7 टाइप्स के हो गए। अब इसमें हम अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण में संबंध देखने जा रहे हैं, रिलेशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो क्रिस्टल निकायों में अक्षीय लंबाई ABC में संबंध क्या है, तो स्टार्टिंग के जो 3 है, मौत, MOT, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोराम्बिक, ट्राइक्लिनिक, इसमें A डज नॉट इक्वल टू B, B डज नॉट इक्वल टू C, ABC तीनों अक्षीय लंबाइयाँ समान नहीं होती स्टार्टिंग के 3 में। फिर 2 में हेक्सागोनल, टेट्रागोनल में A B के इक्वल होता है लेकिन B C के इक्वल नहीं होता है। लास्ट के 2 में राम्बोहेड्रल और क्यूबिक में A इक्वल टू B एंड B इक्वल टू C, ठीक है ना, इतना आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पर, जिसमें हम अक्षीय लंबाई में रिलेशन आपने देख लिया, अब अक्षीय कोण में क्या रिलेशन आता है वो देख लिया जाए। अक्षीय कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, पैरामीटर्स क्या थे, अल्फा, बीटा और गामा। तो नेक्स्ट पेज है, क्रिस्टल निकायों में अक्षीय कोण में क्या संबंध होता है, अल्फा, बीटा, गामा। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके लिए अक्षीय कोण है ना, शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक क्या बताया गया है ध्यान रखेंगे आप। कटोरा ट्राई करो एंगल जानने के लिए, मतलब एक्सियल एंगल जानने के लिए आप क्या ट्राई करेंगे, कटोरा मतलब, तो ये पॉइंट्स जो शॉर्ट ट्रिक में हमने रिप्रेजेंट किए हैं आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, और जहाँ पर आप बैठते हैं पढ़ने के लिए वहाँ पर चिपका लीजिए एक पेज में लिखकर, ताकि आप इन पर नज़र पड़ेगी तो आपको ज़रूर ध्यान रहेगा, 1-2 बार इन पर रिवीजन ज़रूर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप थोड़ा सा भूल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कटोरा में आप देख लेंगे C लिखा गया है जो कि का को रिप्रेजेंट कर रहा है, TORH ट्राई, ठीक है ना। पहले इतने देखते हैं फिर 2 और देखते हैं, यहाँ पर इस ट्रिक से 5 आपको क्लियर हो जाएंगे और 2 जो कि बिल्कुल डिफरेंट हैं तो उनको अलग से देखते हैं। C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से आर्थोराम्बिक, RH से राम्बोहिड्रल और TRI ट्राई से ट्राई क्लिनिक, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोराम्बिक, इसमें अल्फा, बीटा, गामा तीनों एक्सियल एंगल इक्वल होते हैं और ये तीनों 90 डिग्री होते हैं। राम्बोहिड्रल में अल्फा, बीटा, गामा इक्वल तो होते हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं होते। ट्राई क्लिनिक में ना ही इक्वल है और ना ही 90 डिग्री, आप इन पर जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद 2 अलग से हमने नोट करके लिखे हैं। मोनो क्लिनिक में अल्फा और गामा इक्वल होते हैं और ये 90 डिग्री होते हैं, लेकिन बीटा कितना होता है, ये 90 डिग्री नहीं होता है। अल्फा गामा 90 लेकिन बीटा 90 नहीं होता है मोनो क्लिनिक में, ठीक है ना। और हेक्सागोनल में अल्फा इक्वल टू बीटा और ये 90 डिग्री होता है लेकिन गामा इसमें 120 डिग्री होता है, इतना क्लियर कर लेंगे आप यहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन इन पर बेस्ड जो कि आए हुए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहाँ पर 2019 में पूछा गया है, और भी अदर जिस पर क्वेश्चंस हैं ये तो पूछा गया है घनीय क्रिस्टल में, मीन्स क्यूबिक क्रिस्टल में पूछा गया। तो क्यूबिक में मीन्स 7th नंबर वाला आप ध्यान रखेंगे, उसमें राम्बोहिड्रल था और राम्बोहिड्रल को ट्राइगोनल ही बोला गया था, और क्यूबिक जिसमें और उसमें A, B और C तीनों इक्वल थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक
ए पार्ट, ठीक है ना। इसमें अच्छे दूरियां जो हैं ए बी और सी तीनों इक्वल होते हैं। एक क्वेश्चन और भी होता है कहीं पर, देखते हैं। तो यह आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट ये है क्वेश्चन कि टेट्रागोनल, जिसको बोलते हैं चतुष्कोणीय क्रिस्टल तंत्र में निम्नलिखित इकाई सेल आयाम होते हैं। तो अभी आपने कटोरा के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर जो टी था वो टेट्रागोनल को ही बताता था। तो उसमें अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल थे और 90 डिग्री थे, ठीक है ना। और जो अक्षीय दूरियां थी तो उसमें स्टार्टिंग के 3 में क्या पढ़ा था, ए बी और सी तीनों इक्वल नहीं होते हैं। और बीच में जो आया था कौन सा, 13 और हेक्सागोनल ही 13, हेक्सागोनल और टेट्रागोनल में ए इक्वल टू बी लेकिन बी इक्वल टू सी नहीं था। मीन्स यहाँ पर बी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। लेकिन गामा 120 डिग्री ये तो नहीं था, मीन्स यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। टेट्रागोनल में अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं और 90 डिग्री होता है, क्लियर है ना। तो गाइज अगर वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रही हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। इसके बाद हम मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।